So today we are going to discuss another two very important topics बच्चों। इसके अंदर हम पहला पढ़ेंगे रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस। पहले टॉपिक का क्या नाम है? रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस, जो कि मैंने बेसिक के अंदर काफी डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। यहाँ पर हमने कुछ उसको जनरली रिव्यू करना है, ठीक है। इसके अंदर कोई खास चीज नहीं उन्होंने लिखी हुई। जो बेसिक के अंदर हमने इसको पढ़ा था, असल में ये टॉपिक आपका बेसिक है, तो वहां पर सारी को रिलेशन है, सारी रीजनिंग हमने वहां पर एक्सप्लेन की हुई है। तो आपने इसका बेसिक वाला जो लेक्चर है वो जाके टेलीग्राम पे जरूर लेना, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास क्या है? रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस। रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस। बच्चों रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस हमारे पास क्या होता है कि सर यहाँ पर इस रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस की वजह से मतलब किडनी के जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि आपके पास प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल होगी, आपके पास डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल होगी, आपके पास कलेक्टिंग डक्ट्स होंगे बच्चों। तो ये वाली नेफ्रॉन की जो ट्यूब्यूल्स हैं, जब इनके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है ना, और उस प्रॉब्लम की वजह से आपको एसिडोसिस होती है, तो इसको हम कहते हैं रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस, ठीक है। आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स कि सर अगर हमारे पास नेफ्रॉन की जो ट्यूब्यूल्स हैं, कौन कौन सी ट्यूब्यूल्स हैं बच्चों? सर उसमें प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल हैं, उसमें डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल हैं, उसमें हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट्स हैं। तो जब इनके अंदर कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो जेनेटिक रीजन है, चाहे वो हमारे पास किसी ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से हुआ है, मैं अभी आपको रीजंस भी बताऊंगा। तो अगर इनके अंदर कोई डिफेक्ट होने की वजह से आपके पास पेशेंट को एसिडोसिस होती है कि जो उसकी पीएच है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? डेट इज कॉल्ड द रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस, ठीक है बच्चों। इसकी तीन हमारे पास कुल मिला के टाइप्स होती हैं। सबसे पहली टाइप्स है टाइप 1 रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस, ठीक है, इसको RTA1 लिखा जाता है। दूसरी हमारे पास है टाइप 2 रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस, ठीक है। और तीसरी हमारे पास होती है टाइप 4 रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस। वैसे ना इसकी टाइप तो काफी सारी होती हैं, मेरे ख्याल में 5 टाइप्स मैंने देखी थी। तो लेकिन जो कॉमनली हमारे पास डिस्कस की जाती है ना, वो ये 3 टाइप्स हैं। आपकी फर्स्ट स्टैंड भी यही 3 लिखी हैं, आपकी स्टेप 2 सीखे ने भी यही 3 टाइप्स लिखी। मैं तो जो इनर सर्कल वगैरह के नोट्स हैं उन्होंने भी यही 3 टाइप्स लिखी होती हैं। तो ये वाली 3 टाइप्स को हम यहाँ पर क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम देखेंगे कि सर जो हमारे पास टाइप 1 या टाइप 2 या टाइप 4 है, उनके अंदर किस टाइप के अंदर आपकी नेफ्रॉन के किस पार्ट के अंदर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो पहला हम देखेंगे डिफेक्ट। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे कि जब हमारे पास डिफेक्ट हो रहा है वो आपकी पीसीटी में या डीसीटी में या कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर, तो उसकी वजह से पोटाशियम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जो सीरम पोटाशियम है वो ज्यादा होती है या कम होती है, वो चीज हम देखेंगे। तीसरे नंबर बच्चों देखी जाती है आपकी यूरिनरी पीएच, ठीक है। रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस की वजह से जो यूरिन की पीएच है, वो पीएच हमारे पास क्या किस तरह इफेक्ट होती है, वो इंक्रीज कब होती है, वो हमारे पास डिक्रीज कब होती है, ठीक है बच्चों। और इसलिए आपने हमेशा एक बात याद रखनी है, जो रीनल आपके यूरिन की क्या इसको कहते हैं, पीएच होती है ना, वो पीएच हमेशा नॉर्मल रहनी चाहिए। मतलब कि एक जो नॉर्मल उसकी रेंज है ना, उसी नॉर्मल रेंज के अंदर होनी चाहिए, ना वो एसिडोसिस होनी चाहिए। यूरिन की पीएच ना वो हमारे पास अल्कलाइन होनी चाहिए, क्योंकि अगर एसिडोसिस होगी उसकी वजह से भी हमारे पास एक तो जो आपका पूरा यूरिनरी ट्रैक है वहां पर अल्सरेशन हो सकती है। दूसरे नंबर पर जो मेन काम होता है वो हमारे पास होता है किडनी स्टोन। वो किडनी स्टोन पीएच कम होने की वजह से भी बन सकते हैं, और वो किडनी स्टोन हमारे पास पीएच ज्यादा होने की वजह से भी बनते हैं। एसिड यूरिन अगर हमारे पास एसिडिक हो रहा है, स्टिल इट कैन काज अ किडनी स्टोन फॉर्मेशन। और अगर वो अल्कलाइन हो रहा है ना, तो बच्चों उसकी वजह से भी किडनी स्टोन की फॉर्मेशन का जो चांस होता है वो ज्यादा होता है। और जो ज्यादा रिस्क होता है ना, वो पीएच अल्कलाइन के ऊपर होता है। अगर हमारे पास पीएच इंक्रीज हो रही है ना यूरिन की, और वो अल्कलाइन हो रही है, तो इसका मतलब उस पेशेंट के अंदर किडनी स्टोन का जो रिस्क होता है ना, वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। ये हम किडनी स्टोन के अंदर बेसिक के अंदर भी ये पढ़ेंगे। तीसरे नंबर हमने यूरिनरी पीएच को देखना है कि कौन सी टाइप के अंदर पीएच हमारे पास इंक्रीज है और किसके अंदर डिक्रीज है और किसके अंदर वेरिएबल है। चौथे नंबर पर हम देखेंगे इनके कॉजेस, कि सर जो रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस की डिफरेंट टाइप्स हैं, इनके क्या क्या कॉजेज हैं। तो आप यहाँ पर देखो कि कितने सारी जो डिजीजेज है ना, वो आपके पास RTA काज करवा सकती हैं, ठीक है। तो ये हो गया काज। फिर काजेज को देखने के बाद हम क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट करेंगे कि सर इस पेशेंट को हम RTA वाले पेशेंट को ना हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। डायग्नोज बच्चों अक्सर पूछते हैं कि सर यहाँ पे डायग्नोज को मिस है, तो बच्चों डायग्नोज हम ऊपर से ही कर लेते हैं। हम उस पेशेंट का एसिडोसिस को देखते हैं, उसके सीरम पोटाशियम को देखते हैं, यूरिन पीएच को देखते हैं। तो जब जो तीनों जो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं, ये टाइप 1 टाइप 2 या टाइप 4 के अकॉर्डिंगली हो, तो हमारे पास पेशेंट वहां से डायग्नोज हो जाता है, ठीक है।
फिर हम आते हैं 5वें नंबर पर कि उसका आप ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो बच्चों ट्रीटमेंट के लिए मैं आपको बताऊंगा कि जिस चीज की डेफिशिएंसी हो वो आपने दे देनी है, जो चीज ज्यादा हो हमने उसको निकाल देना है। जो आपका रिस्पायरेटरी ये रीनल का सिस्टम है ना, इसमें सबसे जो जनरल आपकी अप्रोच होनी चाहिए ना वो यही है, और हॉस्पिटल में भी यही देखा जाता है कि अगर किसी चीज की डेफिशिएंसी हो रही है, जैसे हाइपोकैलेमिया हो रहा है तो भाई उसको पोटाशियम दे दो, ठीक है। हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है तो कैल्शियम दे दो। हाइपरनाइट्रीमिया हो रहा है तो सोडियम को निकाल दो। हाइपरकैलेमिया हो रहा है तो कैल्शियम को निकाल, उसमें पोटाशियम को निकाल दो, ठीक है। तो जिस चीज की डेफिशिएंसी होती है हम वो चीज एक्सोजीनस तो इस पेशेंट को दे देते हैं, और जिस चीज के मतलब एक्सेस होता है हम उसको निकाल देते हो, ठीक है। ये जनरल रूल होता है आपकी मेडिसिन का। छठे नंबर पर देखेंगे कि सर इनकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। अगर किसी पेशेंट के अंदर टाइप 1 या टाइप 2 या टाइप 4 हो जाए तो उसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन पेशेंट के अंदर हो सकती है, ठीक है। बच्चों सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टाइप 2 को, ठीक है। मैं स्टार्ट करूंगा टाइप 2 से। टाइप 2 के अंदर बच्चों हमने क्या चीज याद रखनी है कि टाइप 2 के अंदर सर जो हमारी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ना, इस प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर डिफेक्ट होता है। जनरल बात आपने ये याद रखनी। टाइप 2 के अंदर क्योंकि अक्सर ना स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि टाइप 1 पहले तो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आती है, फिर हमारे पास डिस्टल आती है, और फिर उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट्स आती हैं। तो वो ना इसी हिसाब से क्या करते हैं कि प्रोक्सिमल को टाइप 1 कह देते हैं, डिस्टल को टाइप 2 कह देते हैं, जो हमारे पास लास्ट वाली होती है उसको टाइप 4, वो तो मतलब ठीक ही कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, या हमारे पास जो टाइप 2 आरटीए है बच्चों, वो आपके पास प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर डिफेक्ट की वजह से होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सर टाइप 2 को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस पेशेंट के अंदर कहाँ पर डिफेक्ट होगा। पीसीटी के अंदर होगा। अब बच्चों आपने पता क्या, सिंपल सा मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। आपने पीसीटी के अंदर जो जितने भी चैनल्स आपने पढ़े हुए हैं ना, वो चाहे बाइकार्बोनेट्स की रीअब्जॉर्प्शन है, चाहे हमारे पास सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन है, चाहे वो आपके पास फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन है, वो सारे आपने चैनल्स इसके डिफेक्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे फैनकोनी सिंड्रोम के अंदर भी हमने देखा था कि फैनकोनी सिंड्रोम के अंदर आप क्या पीसीटी डैमेज हो जाती है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है बच्चों, उसमें डिफेक्ट होता है, या उसके अंदर मतलब के उसकी डिस एबनॉर्मेलिटी हो जाती है या इंपेयरमेंट हो जाती है। वो किसी चीज की अक्यूमुलेशन की वजह से हो रही है, वो जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से हो रही है, वो हमारे पास किसी ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से हो रही है, वो हमारे पास किसी ड्रग के यूज की वजह से हो रही है। वट एवर द रीजन, टाइप 2 के अंदर आपकी पीसीटी के अंदर क्या होता है, डिफेक्ट होता है। और इसमें जो मेन डिफेक्ट होता है वो है कि सर हमारे पास प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर ना आपके पास जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं ना, इनकी एब्जॉर्प्शन होती है मैक्सिमम। जब आप पढ़ोगे ना रीनल की, मैं आपको बेसिक पढ़ाऊंगा, तो उसके अंदर हम मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ था कि किस तरह हमारे पास जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ लगते हैं, कार्बोनिक एसिड बनता है, उसकी रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है आपके पास प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल्स के अंदर। वहां पर जाके कार्बोनिक एसिड के ऊपर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम लगता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इस बाइकार्बोनेट्स को रीअब्जॉर्ब करवा लेते हैं। अब जब किसी पेशेंट के अंदर पीसीडी के अंदर डिफेक्ट है, तो आपके ये जो बाइकार्बोनेट्स है क्या बच्चों ये रीअब्जॉर्ब होंगे, सर नहीं होंगे। जब बाइकार्बोनेट्स आपके रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे तो उस पेशेंट की जो पीएच है वो पीएच मेरे पास इंक्रीज होगी या वो डिक्रीज होगी, सर उस पेशेंट की जो पीएच है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। और उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। मैंने आपको शायद एक सिंपल सा फार्मूला बताया हुआ है कि जो हमारे पास पीएच है ना 7.35 से लेकर 7.45 तक, ये जो नॉर्मल पीएच है हमारे पास 7.35 से 7.45 तक, जो नॉर्मल बच्चों पीएच होती है ना, ये नॉर्मल पीएच हमारे पास हाइड्रोजन आइंस हो गए और जो आपके पास बाइकार्बोनेट्स होते हैं ना, इन दोनों की जो नॉर्मल अमाउंट है वो मिलके क्या करती है, इस पीएच को मेंटेन करती होती है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ अगर मैंने नॉर्मल पीएच रखनी है ना, तो मुझे 50 हाइड्रोजन आइंस चाहिए और मुझे 50 क्या चाहिए, बाइकार्बोनेट्स चाहिए, ठीक है। दोनों के मुझे इक्वल नंबर चाहिए। अब अगर किसी पेशेंट के अंदर बाइकार्बोनेट्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, किसी पेशेंट के अंदर क्या हो जाएंगे, बाइकार्बोनेट्स कम हो जाते हैं, हाइड्रोजन आइन सेम है, बाइकार्बोनेट्स मैं कहता हूँ 25 हो गए। अब इसके कंपैरिजन में जो हाइड्रोजन आइंस है वो क्या हो, ज्यादा हो गए। जब हाइड्रोजन आइंस ज्यादा होंगे तो आपकी जो पीएच है वो क्या होगी, सर वो पीएच मेरे पास एसिडिक होगी, ठीक है। तो ये चीज आपने हमेशा याद रखनी होती है, दोनों को कंपैरिजन करके देखना होता है। तो पीसीटी के अंदर डिफेक्ट है, उसकी वजह से बाइकार्बोनेट्स की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, बाइकार्बोनेट्स की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो इस पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, जो पीएच है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी, वो पीएच हमारे पास एसिडिक हो जाएगी, ठीक है बच्चों। दूसरे नंबर सर इस पेशेंट की पोटाशियम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसकी सीरम पोटाशियम है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बच्चों इसकी जो सीरम पोटाशियम होती है ना वो हमारे पास डिक्रीज हो जाती है। अब आप में से कोई मुझे इसका रीजन बता सकते हैं, व्हाई देयर इज डिक्रीज पोटाशियम इन दिस पेशेंट।
रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस वाला पेशेंट टाइप 2 के अंदर जो पोटाशियम है वो कम क्यों होती है सीरम के अंदर? जी जी स्टूडेंट्स, भाई बोल पड़ो, क्या हो गया है? मैं कह रहा हूँ ये जो आपके पास टाइप 2 का पेशेंट है आरटीए का, इसके अंदर ये हाइपोकलीमिया क्यों हो रहा है सीरम के अंदर? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट कैन बी द रीजन? शहबाज भाई, अल्डोस्टेरॉन की वजह से। हाँ जी, एल्डोस्टेरोन की वजह से। वेरी गुड। देखो बच्चों, यहाँ पर आपकी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में डिफेक्ट है ना, इसकी वजह से हमारे जो सोडियम पोटाशियम इन सब की एब्जॉर्प्शन क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, जब इनकी एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती है ना, तो आपका ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाता है। जब ब्लड वॉल्यूम कम होता है ना, तो रास मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। जब रास मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है तो वो क्या करता है, एल्डोस्टेरोन को सिक्रीशन करवा एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट करवाता है। और एल्डोस्टेरोन आपका आगे क्या करता होता है बच्चों? एल्डोस्टेरोन हमारे पास जो पोटाशियम होती है ना, पोटाशियम को बॉडी से निकालता है। क्या करता है? पोटाशियम को बॉडी से निकाल। देखो, एक तो एल्डोस्टेरोन पोटाशियम को बॉडी से निकाल रहा है, दूसरे आपके पीसीटी से पोटाशियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। ठीक है, इसकी वजह से जो पोटाशियम होता है ना, आरटीए टाइप 2 के अंदर आपको हाइपोकलीमिया मिलता होता है। ठीक है, ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर इस पेशेंट का जो यूरिन है, यूरिन की जो पीएच है, वो पीएच हमारे पास क्या है, वो इंक्रीज है या डिक्रीज है? तो बच्चों इसके अंदर आपने ना ये इतनी लंबी जो इन्होंने चीज लिखी है ना, ये आपने नहीं लिखनी। यहाँ पर आपने वर्ड लिखना है वेरिएबल का। यहाँ पर वर्ड कौन सा लिखना है आपने? वेरिएबल होती है कि स्टार्ट के अंदर जो पीएच होती है ना इस पेशेंट की, मतलब वो पीएच हमारे पास 5.5 से ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये डिजीज प्रोग्रेस करती है ना, वो जो पीएच होती है वो हमारे पास डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब स्टार्ट के अंदर यूरिन की पीएच बच्चों क्यों इंक्रीज हो रही होती है? देखो, जो आपका बाइकार्बोनेट्स है ना, इनकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। जब बाइकार्बोनेट्स की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो आपके वो यूरिन के अंदर जाएगा। जब यूरिन में जाएगा बाइकार्बोनेट, तो जाहिर बात है यूरिन की जो पीएच है वो हमारे पास एलिवेट कर जाएगी। ठीक है, अब स्टार्ट के अंदर तो ये काम चलता रहता है, लेकिन जब हमारे पास रास मैकेनिज्म ओवरकम कर जाता है ना, मतलब रास मैकेनिज्म बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, वो आपके एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन ज्यादा करवाता है। जब एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन ज्यादा करवाता है ना, तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, आपके पास पोटाशियम को भी यूरिन में फेंकता है और हाइड्रोजन आयंस को भी यूरिन में फेंकता है। तो जब आपका एल्डोस्टेरोन हाइड्रोजन आयंस को यूरिन में फेंकना शुरू कर देता है, जो कि एक लेट मैनिफेस्टेशन है, तो उस पेशेंट का जो यूरिन का पीएच है वो हमारे पास फिर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट के अंदर इंक्रीज है, फिर हमारे पास क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इसलिए मैं इस कंडीशन को अक्सर इस तरह लिखता होता हूँ, पहले इंक्रीज है, बाद में मेरे पास इसकी जो पीएच है वो हमारे पास क्या है, डिक्रीज हो जाती है। तो इसी तरह जो हमारे पास टाइप 4 होती है ना, उसमें भी इसी तरह का इफेक्ट आता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि सर हमारे पास क्या क्या कॉजेज हैं जो पेशेंट की प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें वही बात है कि आपने ऑटोइम्यून डिजीजेस को याद रखना है, और जो सबसे खतरनाक मेडिसिन ड्रग्स हैं उनको आपने याद रखना है। ठीक है, और इसके अलावा आपने कैंसर्स को याद रखना है। ये जो 3-4 काजेज होते हैं ये कॉमन होते हैं ऑलमोस्ट काफी सारी डिजीजेस के अंदर, तो यहाँ पर भी आपने याद रखना है। ठीक है, जैसे कि उन्हें देखो स्टार्ट के अंदर ही लिख दिया है कि अगर पेशेंट के अंदर क्या है, मल्टीपल माइलोमा है। क्या है? मल्टीपल माइलोमा है। और मल्टीपल माइलोमा के अंदर क्या होता है, आपकी जो एंटीबॉडीज होती हैं वो ज्यादा बनती हैं, और एंटीबॉडीज में से जो आपकी लाइट चेन होती है ना, एक हमारे पास हैवी चेन होती है एंटीबॉडी के अंदर, एक लाइट चेन होती है। तो वो जो लाइट चेन होती है ना, वो बहुत ज्यादा बन जाती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस, कुछ इस तरह का वर्ड भी इसके लिए यूज करते हैं। तो जब हमारे पास लाइट चेन्स मल्टीपल माइलोमा होने की वजह से ज्यादा बनती है, तो वो लाइट चेन आपकी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में आके डिपॉजिट होती है और उसको क्या कर देती है, डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से there is no reabsorption of the bicarbonates and there is no reabsorption of the other electrolytes as well। ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर टाइप 2 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस आपको नजर आती है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों अगर पेशेंट आपके पास है एल्डर पेशेंट्स के अंदर ज्यादातर क्या बनते हैं, एमालॉइड्स बनते हैं। ठीक है, और वही एमालॉइड्स जब आपकी पीसीटी में डिपॉजिट होंगे तो टाइप 2 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस करवा देंगे। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आपके पास आता है फैनकोनी सिंड्रोम। बच्चों फैनकोनी सिंड्रोम हमारा एक जेनेटिक डिफेक्ट है। ठीक है, फैनकोनी सिंड्रोम टाइप 1 इसके अंदर बेसिक के अंदर हमने पढ़ा हुआ है। ये जो फैनकोनी सिंड्रोम है ये हमारे पास पूरा एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर का क्या मतलब होता है कि फैनकोनी सिंड्रोम वाले पेशेंट जो होते हैं ना, उनकी जो पीसीटी होती है ना, वो कंजेनिटली क्या होती है, उसमें डिफेक्ट होता है कि वो आपके पास फंक्शनल नहीं होती। वो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स की या किसी भी मिनरल की वो रीअब्जॉर्प्शन नहीं कराती। ठीक है, तो अगर जेनेटिकली ये प्रॉब्लम है कि आपके पास पीसीटी काम नहीं करी, उसको हम फैनकोनी सिंड्रोम कहते हैं। और उस पेशेंट के अंदर जो टाइप 2 वाला है, इसके अंदर पीसीटी के अंदर प्रॉब्लम होती है, तो हम कह सकते हैं कि फैनकोनी सिंड्रोम कैन काज द रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप। ठीक है, या टाइप 2 रीनल आरटी।
आगे बच्चों ड्रग्स, मैं ना आपको 2-3 ड्रग्स के ना स्पेसिफिकली नाम लिखवा देता हूँ जो आपकी किडनी के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। मैंने को इतने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व किए हैं और सबके अंदर ना मुझे वही तमाम जो ड्रग्स है ना वही बार बार आ रही थी। उसमें बच्चों जो सबसे पहली ड्रग्स है ना जो आपकी इस बुक ने भी लिखी हुई है, मैं इसलिए कहता हूँ यार ये बुक बड़ी मजे की है। जो इंटरनेशनल एग्जाम्स के एमसीक्यूज है ना वो इन्हीं पैटर्न्स के ऊपर आ रहे होते हैं। जैसे ये जो पहले इन्होंने लिखा है ना अमाइनो ग्लाइकोसाइड, यकीन माने मैं यूवर्ड सॉल्व करता हूँ ना टाइप 2 का, इसमें स्टेप 2 का, उसके अंदर ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड से कुछ 5 से 7 एमसीक्यूज सिर्फ इसी से रिलेटेड कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड हमारे पास क्या करें, किडनी को डैमेज करें, एक्यूट किडनी इंजरी करवा रहे हैं, उसके अंदर टाइप 2 आरटीए करवा रहे हैं, पेशेंट के अंदर क्रॉनिक किडनी डिजीज करवा रहे हैं। तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो आपकी एंटीबॉडीज है ना, सॉरी एंटीबायोटिक्स हैं, दीज आर वेरी डेंजरस। जिसमें आपके पास वो आता है एमिकासीन वाली जो ड्रग्स है ना, इसमें आपको एग्जाम्पल लिख देता हूँ। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स में एमिकासीन आपने याद रखना, एमिकासीन, जेंटामाइसिन, एमिकासिन, ये सारी इसी अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के अंदर आती हैं। तो इसीलिए तो अभी ये वाली जो एंटीबायोटिक्स है ना इसको बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये आपकी किडनी को बहुत ज्यादा डैमेज करती होती है। असल में अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, अब मैं पूरे मैकेनिज्म की तरफ नहीं जा रहा, जनरल फार्मा की तरफ, तो असल में इनकी जो एक्सक्रीशन होती है ना अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स की, वो आपकी किडनी से होती है। तो अगर किडनी से इसकी एक्सक्रीशन हो रही है तो इसका मतलब है कि देयर इज अ चांसेस ऑफ द accumulation of the aminoglycosides in the किडनी सेल्स। जब वहां इसकी accumulation होगी तो ये आपकी किडनी को क्या करेगी, डिपॉजिट करेगी। अमाइनोग्लाइकोसाइड की भी एक्सक्रीशन किडनी से होती है, मेटफॉर्मिन की भी यहाँ से होती है। तो इस तरह काफी सारी और भी ड्रग्स हैं जिनकी जो एक्सक्रीशन होती है ना वो हमारे पास किडनी से अंदर होती है। तो इसलिए वो आपकी किडनी को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का मैं फिर कह रहा हूँ नाम याद रखिएगा। एकेआई भी इसी की वजह से होता है और जो आरटी है वो भी इसी की वजह से होता है। ठीक है, इसके अलावा जो बड़ी खतरनाक ड्रग्स में आपने दूसरे नंबर याद रखनी वो एनसिड्स को याद रखना है, जिसमें हमारे पास एनसिड में आइबोप्रोफेन आ गई है, एस्पिरिन आ गई है। ये सारी भी आपकी किडनी की दूसरी बड़ी दुश्मन है। पहला अमाइनोग्लाइकोसाइड, दूसरा आपने कौन सा याद रखना, मैं यहाँ पे चले लिख देता हूँ। पहले नंबर पर अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, दूसरे नंबर पर आपने याद रखना एनसिड्स। एनसिड आपकी किडनी की बहुत बड़ी दुश्मन है, ये भी आपने याद रखना है। जैसे कि एस्पिरिन हो गया, आइबोप्रोफेन हो गया, ये वाली सारी ड्रग्स, ठीक है, असिटामिनोफेन होगी। इसके नंबर तीसरे नंबर आपने याद रखना कीमोथेरेपी की जो ड्रग्स हैं, जो कैंसर को ट्रीट करने के लिए हम ड्रग्स देते हैं ना, कीमोथेरेपी के लिए जो मेडिसिन यूज करते हैं बच्चों, ये भी आपकी किडनी की बहुत बड़ी दुश्मन होती है। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको ये ना इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। इंशाल्लाह अगर यहाँ से एमसीक्यू जाएगा तो आप इसको निकाल जाओगे। देखो बच्चों, इफोस्फामाइड कीमोथेरेपिक ड्रग है, सिस्प्लाटिन कीमोथेरेपिक ड्रग है, असीटाजोलामाइड ड्रग है जो हमारे पास यूज करते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है। माउंटेन सिकनेस वगैरह के लिए हम इस ड्रग को यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी आपके पास आरटी और ये पीसीटी को डैमेज कर सकती है। ठीक है, तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, एनसिड और कीमोथेरेपिक ड्रग्स को आपने जरूर जरूर याद रखना है। दे कैन कॉज द टाइप 2 आरटी। ठीक है, अब आगे आते हैं कि सर इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे। बच्चों ट्रीट आपने करना है अंडरलाइन काज को, मल्टीपल माइलोमा को ठीक करो, उसके लिए स्टीरॉइड्स भी यूज करते हैं, उसके लिए हम इलेक्ट्रोफोर्सिस भी करवाते हैं कि उन लाइट से उसको बॉडी ब्लड से निकाल देते हैं, सॉरी प्लाज्मा फेरेसिस करते हैं। अमाइनोग्लाइक एमाइलोडोसिस है तो एमाइलोडोसिस का ट्रीटमेंट करो, एमाइलोडोसिस को ब्लड से निकालो, सीरम से निकालो। फैनकोनी सिंड्रोम का पेशेंट है तो उसको हम जो भी अंडरलाइन काज है, वैसे फैनकोनी सिंड्रोम का स्पॉटिव ट्रीटमेंट होता है, कोई इसका क्योरेबल नहीं होता। क्योरेबल यही है कि आप उसकी किडनी ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स ले रहा है तो पेशेंट को क्या करना पड़ेगा, आपको उस पेशेंट को विड्रॉ करवानी पड़ेगी। इन ये वाली एंटीबायोटिक्स आपने उसी टाइम विड्रॉ करवा देनी है, क्योंकि ये वाली मेडिसिन लेने के 5 से 7 दिन बाद उस पेशेंट के अंदर ना ये सिम्टम्स आना शुरू हो सकती हैं, टाइप 2 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस की या एक्यूट किडनी इंजरी की, इवन दो 5 से 7 दिन के बाद। इसलिए जो एक्यूट किडनी इंजरी होती है अमाइनोग्लाइकोसाइड उसका बहुत बड़ा काज होती है। ठीक है, तो आपने क्या चीज करना है, ट्रीटमेंट इसका कैसे करना है बच्चों, अंडरलाइन काज को आपने ठीक करना है, अंडरलाइन काज को आपने ठीक करना है। ठीक है, इसके अलावा वही जो है आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स का डिसबैलेंस है, आप उसको क्या करो, उस डिसबैलेंस को आप बैलेंस कर दो। जैसा कि सोडियम की जरूरत है तो आप उसको सोडियम दो, पोटाशियम की हमने कहा ना हाइपोकलीमिया है तो आप उस पेशेंट को क्या करो, पोटाशियम दो, बाइकार्बोनेट की जरूरत है तो आप उसको इन तमाम चीजों के सप्लीमेंट्स दो। ठीक है, वही बात हुई है, जिस चीज की डेफिशिएंसी होगी, सोडियम की है, पोटाशियम की है, बाइकार्बोनेट्स की, तो आप एक्सोजीनियसली क्या करो, उस पेशेंट को वो वाली चीज दे दो। ठीक है, आगे आते हैं कि सर इनकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है। टाइप 2 की कॉम्प्लिकेशन मैंने इस तरह याद रखा हुआ कि टाइप 2 है तो इसकी दो कॉम्प्लिकेशन है। क्या है, टाइप 2 है तो इसकी दो कॉम्प्लिकेशन आपने याद रखी, एक तो ये काज करवाती है रिकेट्स और दूसरा ये काज करवाती है ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है,
और रिकेट्स क्या होता है, जब बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, और ऑस्टियोमलेशिया क्या है, जब अडल्ट्स के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। तो हमारे पास इस पेशेंट के अंदर जो आपके प्रोक्सिमल सेल्स होते हैं ना, वहां से क्या सिक्रीशन होती एक्टिवेट, किस चीज की एक्टिवेशन होनी होती है, विटामिन डी की। ठीक है, वही हमने पढ़ा था, अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है जो हमारे पास 25 को कन्वर्ट कर देता है 1 to 5 डाई हाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफिरोल, या जिसके हम कैल्सीट्रायोल का वर्ड यूज करते हैं, तो उसमें वो कन्वर्ट कर देता है। आपका पीसीटी डिफेक्ट है ना, हमारे पास विटामिन डी एक्टिवेट होगा बच्चों में, तो उसमें रिकेट्स हो जाएगी। अगर एडल्ट्स है तो उसमें ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपने टाइप 2 को याद रखना है। अब आते हैं बच्चों टाइप 1 की तरफ। तो टाइप 1 के अंदर कहां पर डिफेक्ट होना है, डीसीटी के अंदर, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर डिफेक्ट होना है। तो जब डीसीटी के अंदर डिफेक्ट होगा, तो इस पेशेंट के अंदर जो आपने हाइड्रोजन आयंस की सक्रीशन करवानी है ना, वो हाइड्रोजन आयंस की सक्रीशन नहीं होती। तो जब हाइड्रोजन आयंस की बच्चों सक्रीशन नहीं होगी, तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर हाइड्रोजन आयंस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। जब हाइड्रोजन आयंस, देखो यहाँ पर बाइकार्बोनेट्स कम नहीं हो रहे, यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस ज्यादा हो रहे हैं। जब हाइड्रोजन आयंस ज्यादा होंगे तो वो क्या होगा हमारे पास, दे कैन कॉज द एसिडोसिस। ठीक है, तो दैट इज द टाइप 1 आरटीए, या जिसको हम कहते हैं डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। ठीक है, अब सर इस पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, वही बात है कि यहाँ पर भी हमारे पास जो पोटाशियम है वो कम होगा। यहाँ पर पोटाशियम क्यों कम है, एक तो उसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती पोटाशियम की डीसीटी से, दूसरा वही बात है कि एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है और वो क्या करता है, आपके पास पोटाशियम को बॉडी से निकाल देता है। यहाँ पर जो पेशेंट की पीएच है, वो पीएच हमारे पास 5.5 से ज्यादा है। ठीक है, कोई मुझे बता सकता है कि जो इसकी पीएच है, यूरिन की पीएच है, टाइप 1 के अंदर क्यों इंक्रीज हो रही है? हाँ जी, टाइप 1 के अंदर जो इसकी पीएच है वो क्यों इंक्रीज हो रही है? ये जहाँ पीएच से जो एमसीक्यू रिलेटेड पूछा जाता है ना आरटी के अंदर, वो सिर्फ टाइप 1 से पूछा जाता है। यहाँ पर पीएच क्यों इंक्रीज हो रही है? जी मैडम। हाँ डॉक्टर रफीफा, यहाँ पर जो यूरिन की पीएच है वो इंक्रीज क्यों हो रही है? हाइड्रोजन आयन की वजह से शहबाज भाई। जी जी, देखो बच्चों ना, यहाँ पर आपका जी जी। हाइड्रोजन आयन ही नहीं बाहर जा रहा। जी जी, आपका यहाँ पर हाइड्रोजन आयन बाहर नहीं जा रहा ना, यूरिन के अंदर नहीं जा रहा, क्योंकि उसकी सक्रीशन में डिफेक्ट है। तो जब हाइड्रोजन आयन की सक्रीशन नहीं होगी, हाइड्रोजन आयन से यूरिन में नहीं जाएगा, तो उसकी वजह से जो उसकी पीएच डिक्रीज होनी थी, मतलब हमने नॉर्मल करनी थी 5.0 से लेकर 5.5 तक, तो वो पीएच अब क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसमें आप हाइड्रोजन आयंस को नहीं डाल रहे। तो दैट कैन कॉज द इंक्रीज पीएच इन पेशेंट ऑफ द टाइप 1 आरटीए। सर इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं जो हमारे पास क्या काज करवा सकते हैं, टाइप 1 आरटीए काज करवा सकते हैं? तो इसमें आपने याद रखना एंटी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, हाइपर कैल्सीयूरिया, एम्फोटेरासिन बी एंड इफोस्फामाइड। बच्चों ये जो एम्फोटेरासिन बी है ना, जो आपके पास एक एंटी फंगल ड्रग है जिसको बड़ा कॉमनली यूज किया जाता है, ये ड्रग आपके पास टाइप 1 आरटीए करवाती है। ये चीज आपने याद रखनी स्पेसिफिकली। क्या हमने याद रखना है कि इफोस्फामाइड, क्योंकि इसका एम्फोटेरासिन बी का पूछा हुआ है कि हमारे पास कौन सी ये टाइप काज करवाती है, तो एम्फोटेरासिन बी आपके जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है ना, उनको डिफेक्ट करती है जाकर। ऑटोइम्यून डिजीज आपने याद रखना है, और एम्फोटेरासिन बी को याद रखना है। वहां तो मैंने आपको बताया था, ट्यूमर हो गया, फैनकोनी सिंड्रोम, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, माइनोग्लाइकोसाइड पीसीटी को डैमेज करती हैं। जो हमारे पास एम्फोटेरासिन बी है वो डीसीटी को डिफेक्ट करती है। ये चीज यहाँ पर याद रखिएगा। ट्रीटमेंट इसका क्या है? सर वही ट्रीटमेंट है जिस चीज की डेफिशिएंसी है वो आपने दे देनी। इस पेशेंट में पोटाशियम की डेफिशिएंसी है, बाइकार्बोनेट्स की डेफिशिएंसी, तो आप उनके सप्लीमेंट्स देंगे। ठीक है, इस पेशेंट के अंदर जो नेफ्रोलिथियासिस है ना बच्चों, इसका रिस्क बहुत ज्यादा होता है। नेफ्रोलिथियासिस का रिस्क यहाँ पर क्यों ज्यादा है? क्योंकि बच्चों इसकी जो पीएच है वो बहुत ज्यादा अल्कलाइन हो रही है, एंड अल्कलाइन पीएच इज वेरी वेरी स्पॉटी फॉर द किडनी स्टोन फॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर देखते हैं कि जो कुछ लोग होते हैं ना, उनके अंदर रिकरेंट स्टोन्स होते हैं या रिकरेंट नेफ्रोलिथियासिस होती हैं। तो एक दफा लिथोट्रिप्सी कर देते हैं, दोबारा फिर आता है लिथोट्रिप्सी कर देते हैं, लेकिन अंडरलाइन काज को नहीं देख रहे होते कि यार इसकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है, इसकी डाइट में कोई प्रॉब्लम है, कीमोथेरेपी पे ये पेशेंट है, इस पेशेंट के अंदर सेल की लाइसिस हो रही है, बट कैन बी द रीजन। तो अगर आप उसके रीजन को देख लोगे ना, तो उस पेशेंट के अंदर बार बार रिकरेंट किडनी स्टोन्स नहीं होंगे। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि बच्चों स्पोर्टिव ट्रीटमेंट की तरफ ना, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की तरफ ना जाया करो, अंडरलाइन काज को देखा करो। अंडरलाइन काज को ठीक कर दूंगा। अभी इस पेशेंट के अंदर बच्चों नेफ्रोलिथियासिस है, इसमें डीसीटी में प्रॉब्लम है। तब जब डीसीटी में प्रॉब्लम है, इसकी किडनी ट्रांसप्लांटेशन नहीं करूंगा या मैं इसको डायलिसिस के ऊपर नहीं रखूंगा, तो इसको ये किडनी स्टोन की फॉर्मेशन बार बार होती रहेगी। ठीक है, तो ये चीज आपने जरूर याद रखनी, अंडरलाइन काज को ठीक करना है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपने नहीं करना। आगे आते हैं सर टाइप 4। टाइप 4 के अंदर देखो मैंने इसको पता कैसे याद रखा हुआ है, टाइप 2 है
तो जिस चीज की डेफिशिएंसी है ना, वो मेरे पास उसके 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, जैसा कि बाइकार्बोनेट्स है, ठीक है। तो टाइप 2 में बाइकार्बोनेट्स 2 हमारे पास इसके मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। टाइप 1 का क्या मतलब है? टाइप 1 में सिर्फ एक आयन में प्रॉब्लम आ रही, वो है हाइड्रोजन। और जो टाइप 4 है ना, टाइप 4 में मेरे पास काफी लंबी सारी डिफेक्ट होता है। क्या? एल्डोस्टेरोन की रेजिस्टेंस। यहाँ पर हमने वर्ड यूज करना है, एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी नहीं होती, यहाँ पर एल्डोस्टेरोन को रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती। कि आपको पता है जो एल्डोस्टेरोन होता है, एल्डोस्टेरोन अपने इनेक्स चैनल्स के ऊपर जाकर लगता है। जब इनेक्स चैनल्स के ऊपर लगता है तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है और हाइड्रोजन आयंस और पोटेशियम को बाहर निकालता है। अब अगर किसी पेशेंट के अंदर इनेक्स चैनल्स में डिफेक्ट है ना, तो उस पेशेंट के अंदर जो एल्डोस्टेरोन है वो अपना काम नहीं कर पाएगा। जब एल्डोस्टेरोन अपना काम नहीं कर पाएगा तो उस पेशेंट के अंदर क्या होगा? हाइड्रोजन आयंस बाहर नहीं निकलेंगे, हाइड्रोजन सर्कुलेशन में ज्यादा हो जाएंगे एंड इट कैन कॉज द रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, जो पोटेशियम है ना आपको ज्यादा नजर आ रहा है। पोटेशियम ज्यादा क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि एल्डोस्टेरोन तो रेजिस्टेंस, एल्डोस्टेरोन अपना काम नहीं कर रहा है। और उसका क्या काम है कि वो पोटेशियम को बड़ी से बाहर निकालता है, वो हाइड्रोजन आयंस को बड़ी से बाहर निकालते हैं। अब जब यहाँ पर हाइड्रोजन और जो पोटेशियम है वो बड़ी से बाहर नहीं निकलेंगे, तो एक तो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होगी, दूसरा पेशेंट के अंदर हाइपरकैलेमिया होता है। तो कौन सी टाइप है जिसके अंदर पेशेंट के अंदर अरिथमियाज, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जैसा कि हाइपर रिफ्लेक्सिया, ए रिफ्लेक्सिया, इस तरह की सिम्टम्स आपको नजर आती हैं, तो बच्चों वो आपके पास टाइप 4 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होती है। ठीक है। इसके अंदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम भी आती हैं, कार्डिक सिम्टम्स भी आती हैं, और वो क्यों आ रही होती है? वो हाइपरकैलेमिया की वजह से ज्यादातर आती है। ठीक है। आगे बात करते हैं कि इसके अंदर जो यूरिन की पीएच है वो भी हमारे पास क्या होती है? वेरिएबल होती है। ठीक है। स्टार्ट के अंदर इंक्रीज हो रही होती है, बाद में हमारे पास वो डिक्रीज हो जाती है, तो इसके लिए हम जनरल वर्ड यूज करेंगे वेरिएबल। सर क्या क्या कॉजेज हैं जो हमारे पास हाइपर एल्डोस्टेरोन को रेजिस्टेंस काज करवा सकते हैं? इसमें बच्चे सबसे पहले आता है कि अगर आपके पास एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी हो जाए, तो एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी होगी तो जाहिर बात है एल्डोस्टेरोन अपना काम नहीं करेगा। दूसरा, अगर किसी पेशेंट के अंदर आप क्या करते हो? अरब्स को यूज करते हो, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 2 इनहिबिटर्स अगर ड्रग्स को यूज करते हो ना, वालसर्टान हो गया या कैप्टोप्रिल्स वगैरह होगी, और ये आपके एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर को इनहिबिट करते हैं, तो जिन पेशेंट्स के अंदर आप ये वाली ड्रग्स यूज करते हैं ना, उनके अंदर भी आरटीए टाइप 4 हो सकती है। ठीक है। हाइपरकैलेमिया, जिसकी वजह से रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो रही है। इसके अलावा बच्चों, पोस्ट रीनल ऑब्स्ट्रक्शन, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है। किडनी के बाद यूरेटर के अंदर या यूरिनरी ब्लैडर के अंदर या यूरेथ्रा के अंदर कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन है ना, तो उसकी वजह से भी क्या होगा? हमारे पास पेशेंट के अंदर टाइप 4 है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो सकती है। हेपरिन का काफी ज्यादा पूछा जाता है कि हेपरिन हमारे पास कौन सी रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस की टाइप को करवाती है? तो बच्चों ये टाइप 4 करवाती है। हेपरिन एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर्स को जाके इंपेयर करती है, तो जब एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर्स के अंदर इंपेयरमेंट होगी, वो रिसेप्टर्स प्रॉपर्ली काम नहीं करेंगे, तो पेशेंट के अंदर टाइप 4 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होगी। ट्रीटमेंट क्या करना है बच्चों? ट्रीटमेंट आपने करना है अंडरलाइन काज को। यहाँ पर आपने जिस वजह से हमारे पास हो रहा है, देखो हेपरिन की वजह से हो रहा है, हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म की वजह से हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है, तो अपने अंडरलाइन काज को ठीक करना है। इसके अलावा जिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, उन मिनरल्स को क्या करना है? आपने रिप्लेस कर देना। ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट की जरूरत है तो आप वो दे दो, पोटाशियम की डेफिशिएंसी है तो वो दे दो, इन तमाम के आपने सप्लीमेंट्स देने होते हैं। ठीक है। और ये जो टाइप 4 है, इसकी हमारे पास कोई एज इट कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। ठीक है। ये था बच्चे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 4। ठीक है। टाइप 1 के अंदर आपने क्या याद रखना है? डीसीटी, हाइड्रोजन इसमें डिफेक्ट होगा। टाइप 2 में आपने पीसीटी याद रखना है। टाइप 4 में एल्डोस्टेरोन रेजिस्टेंस याद रखना है। ठीक है। तो अगर आपको पीसीटी और डीसीटी और एल्डोस्टेरोन की रेजिस्टेंस का पता है ना, इसकी तमाम सारी सिम्टम आप खुद ब खुद याद रख सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। आगे आते हैं क्लिनिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अ सीकेडी। जिन स्टूडेंट्स ने हाउस ऑफ क्यू है उनको पता होगा कि सीकेडी के कितने पेशेंट है। आपको पता है डीके हो गया, सीकेडी हो गया, लीवर सिरोसिस, असाइटस, ये सारी पेशेंट जो है ना वो बहुत ज्यादा आपको कॉमनली नजर आएंगे हॉस्पिटल्स के अंदर। ठीक है। और अगर ये इतने इनके पेशेंट्स हैं तो इसका मतलब कि एनआरआई का भी ये हाई यील्डिंग टॉपिक होता है। तो बच्चों सीकेडी के हमारे पास क्या क्राइटेरिया है, किस तरह हम इसको डिफाइन करेंगे? तो सीकेडी को आपने डिफाइन करना है, सीकेडी इज अ क्रॉनिक क्रॉनिक किडनी फेलियर कंडीशन। ठीक है। किडनी फेलियर कंडीशन that occurs due to decrease due to decrease GFR more than 60 ml 60 milli equivalent per liter from last
फ्रॉम लास्ट मोर देन 3 मंथ्स। तो बच्चों सबसे पहले तो इसी डिफाइन के अंदर जो आपके सीकेडी का क्राइटेरिया है ना, वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि अगर किसी पेशेंट के अंदर पिछले 3 महीनों से जो हमारे पास जीएफआर है ना वो 60 से कम आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये पेशेंट हमारे पास किसका हो सकता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज का है। इसमें ये जो ड्यूरेशन है 3 मंथ्स का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना वो आप इस ड्यूरेशन के ऊपर बेस के ऊपर करोगे, क्योंकि आपने डिफ्रेंशिएट करना होगा कि पेशेंट के अंदर एक्यूट किडनी डिजीज है या क्रॉनिक किडनी डिजीज है। तो फिर आप वो ड्यूरेशन इस बेस के ऊपर डिफाइन करोगे, उसके टाइम ड्यूरेशन की बेस के ऊपर, ठीक है। जैसे हमने क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का क्राइटेरिया देखा था ना, हाँ जी, डिड डॉक्टर अफीफा क्या होता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का क्राइटेरिया? अगर आपने उसको डायग्नोस करना है तो क्या उसका ड्यूरेशन होना चाहिए? कफ फॉर 3 मंथ्स और 2 years में हो, मतलब 2 साल में 3-3 महीनों की एपिसोड हुई हो। बिल्कुल, कि सर पिछले, यहाँ पर अब ये नहीं है कि उसको आज से 10 साल पहले 1 साल में 3 मंथ से ज्यादा ब्रोंकाइटिस या कफ प्रोडक्शन थी, फिर 10 साल बाद एक दफा होगी, ऐसा नहीं। कंटिन्यूसली पिछले 2 सालों से अगर 3 मंथ से ज्यादा उसका प्रोडक्टिव कफ आ रही है तो वो पेशेंट हमारे पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर पिछले मोर देन 3 मंथ, अब देखो यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि 3 मंथ ही होंगे। बच्चे हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो 1 साल 2 साल 3 साल इतनी सिम्टम्स के साथ आते हैं, क्योंकि 3 मंथ्स तक तो सिर्फ वो कंडीशन डेवलप होती है। स्टार्ट के अंदर पेशेंट एसिम्टोमेटिक होता है, तो जब वो पेशेंट सिम्टोमेटिक होता है ना कोई आफ्टर 2 इयर्स या आफ्टर 1.5 ईयर, फिर वो पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं कि सर ये हमारे पास एक क्रॉनिक कंडीशन है तो इसकी इटियोलॉजी क्या होगी? तो बच्चों इटियोलॉजी मैंने आपको लिखवानी है एज की बेस के ऊपर। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एल्डर पेशेंट्स हैं, अगर आपके पास क्या है एल्डर पेशेंट्स हैं, तो उनके अंदर इसका क्या क्या कॉजेज होंगे? बच्चों मोस्ट कॉमन काज है डायबिटिक मेलाइटस। डायबिटिक डायबिटिक मेलाइटस के जो पेशेंट्स हैं स्पेसिफिकली टाइप 2 कंडीशन के, उनके अंदर हमें क्या नजर आता है, सीकेडी। इसके अलावा जो क्रॉनिक कंडीशन है कौन सी, हाइपरटेंशन। तो बच्चों हाइपरटेंशन की वजह से क्या होता है, हमारे पास पेशेंट्स के अंदर हमें क्रॉनिक किडनी डिजीज नजर आती, ठीक है। एक आपने एल्डर्स को याद रखना है, एल्डर्स के अंदर जो मोस्ट कॉमन काजेज है ना वो डायबिटीज मेलाइटस और हाइपरटेंशन को आपने याद रखना है स्पेसिफिकली, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास कुछ यंग पेशेंट्स आते हैं, ठीक है, नंबर 2 पे आपने याद रखना है, अगर आपके पास आते हैं यंग पेशेंट्स, तो यंग पेशेंट्स के अंदर जो आपके पास एक्यूट क्रॉनिक किडनी डिजीज का क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? अगर तो वो हमारे पास है फीमेल, तो इसका मोस्ट कॉमन काज होता है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ठीक है। पॉली पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज इन द यंग पेशेंट्स, ठीक है। इसके अलावा अगर वो आपके पास आता है मेल, तो जो मेल है मेल के अंदर सीकेडी का क्या 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 कॉजेज हो सकते हैं? तो मेल और यंग है बच्चों, इसमें आपने एंडसिड्स को याद रखना है। एक तो एल्डर्स के अंदर भी वैसे एंडसिड्स का बताया जाता है, लेकिन यंग पेशेंट है और अगर आपको हिस्ट्री देता है कि मैं पिछले कोई 5-7 साल से एंडसिड्स का यूज कर रहा हूँ, जैसा कि नेप्रोक्सिन हो गया, एसिटामिनोफेन हो गया या एस्पिरिन हो गया, तो उसकी वजह से जो यंग पेशेंट्स है इनके अंदर क्या हो सकता है, सीकेडी हो सकता है। वैसे जो एल्डर पेशेंट्स है इनके अंदर भी जो कॉज है वो एनसीड होता है हमारे पास। अब आपको पता चला कि क्यों डॉक्टर कहते हैं कि जी आपने ज्यादा पैनाडोल या ज्यादा आपने ये एस्प्रिन या आइबुप्रोफेन इस्तेमाल नहीं करनी, आपके गुर्दे फेल हो जाएंगे। और उसका वाकई रीजन मैं आपको बेसिक के अंदर पढ़ाया हुआ है, वो किस तरह एफरेंट आर्ट्रियोल इफरेंट आर्ट्रियोल आपके अफेक्ट होते हैं, पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने वहां पर आपको बताया हुआ। बच्चों अगर चिल्ड्रंस के अंदर सीकेडी का क्राइटेरिया फुलफिल्ड होता है तो चिल्ड्रन के अंदर इसका क्या काज हो सकता है? बच्चों चिल्ड्रन के अंदर एनाटॉमिकल डिफेक्ट हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कंजेनिटल एनाटॉमिकल डिफेक्ट, कि जो उसकी एनाटॉमिकल डिफेक्ट, तो उस बच्चों उसकी जो किडनी की फॉर्मेशन है ना, उस किडनी की फॉर्मेशन के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट हो सकता है। लेट्स सपोज उसका पीसीटी सही से नहीं बना, या जो उसका बोमेन कैप्सूल है या जो उसका ग्लोमेरुलस है वो सही से नहीं बनेगा, और वो क्या नहीं कर रहा, प्रॉपर्ली रीअब्जॉर्ब नहीं कर, सॉरी प्रॉपर्ली फिल्टर नहीं कर रहा, जिसकी वजह जीएफआर कम हो रहा है
and it can cause a congenital anatomical defect and it can cause a CKD in the children patient. इसके अलावा बच्चों अगर कोई इसके यूरिनरी ट्रैक में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, क्या है, यूरिनरी ट्रैक में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, जैसा कि यूरिटर के अंदर कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट है, आपके पेल्विस के अंदर कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट है, यूरिटर के अंदर है, या आपके पास यूरिनरी ब्लैडर के अंदर है, तो उनकी वजह से बैक शंट की वजह से पेशेंट के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर सीकेडी हो सकता है। ठीक है शहबाज भाई, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कोई एसोसिएशन है इसके साथ या इसकी बाद में नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक? जी जी, इसकी एसोसिएशन है। जो हमारे पास नेफ्रोटिक और नेफ्रीटिक सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर बाद में क्रोनिक किडनी डिजीज डेवलप हो सकती है, तो ये उनकी एसोसिएशन है इनके साथ। ठीक है, अब आगे आते हैं कि बच्चों के हमारे पास जो पेशेंट्स हैं, सीकेडी के पेशेंट्स हैं, ये किन सिम्टम के साथ प्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको बताया कि स्टार्ट के अंदर ये पेशेंट क्या होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, कोई इनको ज्यादा सिम्टम नहीं आती। जब जो इनकी डिजीज होती है ना वो स्टार्ट होती है एसिम्प्टोमेटिक। सिम्टम जो इनको स्टार्ट होना शुरू होती है ना बच्चों, जब इनका जो GFR है ना वो 30 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम आता है। जब इससे नीचे GFR ड्रॉप हो जाता है ना बच्चों, GFR को जरूर जरूर याद रखना है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आपका सब कुछ डिसाइड करती है, किडनी की फंक्शनिंग GFR डिसाइड करता है। तो अगर वो कम हो रही है इसका मतलब उसका जो किडनी फेल है, जो किडनी है वो फेलियर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इसको आपने कभी भी नहीं भूलना। जो हमारे पास GFR है ना, और दूसरे मैं आपको बताऊंगा क्रेटिनिन और BUN जो एजोटीमिया काज करवाते हैं, वो वाली भी आपने कंडीशंस कभी भी नहीं भूलनी। ठीक है, अब आते हैं कि सर ये जो पेशेंट है हमारे पास, इस पेशेंट के अंदर क्या सिम्टम्स हो सकती हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले तो इस पेशेंट का किडनी का क्या काम है सर, किडनी का काम होता है इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करना। ठीक है, जिनकी किसी की ये रीअब्जॉर्प्शन करवा रही होती है, किसी की ये हमारे पास सेक्रीशन करवाती है आपकी किडनी, किसी की क्या करवाती है, रीअब्जॉर्प्शन, और किसी की करवाती है ये हमारे पास सेक्रीशन। ठीक है, आपकी किडनी का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो एक तो फिल्ट्रेशन होता है, दूसरा होता है सिक्रीशन का। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, वैसे तो और भी काफी सारे फंक्शन है, रीअब्जॉर्प्शन भी है, उसके अलावा आपके पास ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन है, हमारे पास मतलब डिफरेंट टाइप्स के जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनकी रीअब्जॉर्प्शन की। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आपने इसमें अगर कोई पूछता है तो आपने बताना है, एक तो जो किडनी का काम है ना फिल्ट्रेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और दूसरा जो इसका फंक्शन है वो है सक्रीशन, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जब आपके पास किडनी फेलियर होता है तो पेशेंट के अंदर एक तो उसकी फिल्ट्रेशन इंपेयर्ड होती है कि वो प्रॉपर्ली फिल्टर नहीं कर रहा होता, दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो है सक्रीशन का, कि जिन जिन चीजों के हमने सक्रिएट करना होता है ना वो चीजें सक्रिएट नहीं होती जो आपने यूरिन के अंदर चीजें सक्रिएट करनी। ठीक है, तो इसके अलावा बच्चों अगर आपकी सक्रीशन में प्रॉब्लम है तो आपकी किडनी क्या क्या सक्रिएट करती है। हाँ जी, जो एल्डोस्टेरोन आपका हार्मोन है, वो एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या क्या सक्रिएट करवाता है सर, वो हमारे पास सक्रिएट करवाता है एक तो पोटाशियम को, और एक वो हमारे पास सक्रिएट करवाता है हाइड्रोजन है इसको। तो जब आपकी किडनी फेल है, एल्डोस्टेरोन अपना काम ही नहीं करेगा क्योंकि किडनी फेल है, तो उसकी वजह से पेशेंट के अंदर क्या होगा, पोटाशियम जब बाहर नहीं निकलेगी तो हाइपरकलीमिया, पेशेंट के अंदर आपको नजर आता है हाइपरकलीमिया। ठीक है, लेकिन पेशेंट आपको थोड़ा बताता है डॉक्टर साहब मुझे हाइपरकलीमिया है, आप देखते हो कि इस पेशेंट के अंदर जो हाइपरकलीमिया की सिम्टम्स हैं वो आपको वो नजर आएंगे। ठीक है, वो हाइपरकलीमिया की सिम्टम्स क्या है वो हमें पता है सर, जिसके अंदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है जैसे ट्रीमर हो गया, सीजर्स हो गए, इसके अलावा आपके पास कार्डिक सिम्टम्स हैं जैसे कि रिथमियाज हो गए, इसके अलावा आपके पास GIT सिम्टम है जैसे कि एब्डोमिनल, हमने पढ़ा था ना, इंटेरिकोलिक पेन होती है आपको हाइपरकलीमिया की वजह से। तो ये सिम्टम्स आपने क्या रखनी है यहाँ पर याद रखनी है, और ये किसकी वजह से हो रहा है, हाइपरकलीमिया की वजह से। हाइपरकलीमिया क्यों हो रहा है, एक्यूट किडनी फेलियर की वजह से। दूसरा बच्चों, चूंकि एल्डोस्टेरोन हाइड्रोजन आयंस को भी रिलीज करता है, तो यहाँ पर अगर किडनी फेल है तो हाइड्रोजन आयंस रिलीज नहीं होगी, जब हाइड्रोजन आयंस रिलीज नहीं होगी तो पेशेंट के अंदर क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी बच्चों, आपकी बॉडी के बहुत सारे जो फंक्शन हैं वो क्या हो जाएंगे, वो रुक जाते हैं, बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं वो जो एंजाइम है वो अपना फंक्शन करना छोड़ देते हैं। ठीक है, इवन जो आपके पास पीएच जो एसिडिक हो रही होती है ना, ये आपके रिस्पायरेटरी सेंटर को जाके एक्टिवेट करवाते हैं, और उस पेशेंट के अंदर हम क्या करते हैं, आपको डिस्निया भी नजर आते हैं। जब पीएच हमारे पास डिक्रीज होती है ना, एसिडिक पीएच होती है, तो वो हमारे पास रिस्पायरेटरी सेंटर को एक्टिवेट करवा के क्या करवाती है, डिस्निया भी काज करवाती है इन पेशेंट्स के अंदर। तो ये चीज आपने याद रखना है, इसलिए हमें इस पेशेंट के अंदर ना कंपनसेटेड रिस्पायरेटरी मतलब कि वो कार्बन डाइऑक्साइड अल्कालोसिस आपको नजर आती है। ठीक है, कंपनसेटरी, जब वो डीकंपनसेट हो जाए तो फिर वो हमारे पास पेशेंट के अंदर फिर एसिडोसिस ही रहती है। ठीक है, ये इंशाल्लाह बेसिक अंदर मैं आपको मजीद ये चीजें बताऊंगा। इसके अलावा बच्चों
जो जो चीजें आपके पास, जो हार्मोन्स आपकी किडनी के ऊपर एक्ट करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका पैराथायरॉयड हार्मोन, हमने पढ़ा था ना कि सर पैराथायरॉयड हार्मोन है। पैराथायरॉयड हार्मोन आपकी किडनी के ऊपर लगता है, और जब ये आपकी किडनी के ऊपर एक्ट करता है अपने रिसेप्टर्स के ऊपर, पीटीएच रिसेप्टर्स के ऊपर जब लगता है, तो ये करवाता है दो काम। एक ये करता है कैल्शियम को इंक्रीज, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज, और दूसरा ये करता है फास्फेट को डिक्रीज, आपका पैराथायरॉयड हार्मोन। अगर रीनल फेलियर है तो क्या आपके पास कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी? सर नहीं होगी। तो आपको इस पेशेंट के अंदर हाइपोकैल्सीमिया नजर आएगा, हाइपोकैल्सीमिया। क्रॉनिक किडनी डिजीज वाले पेशेंट के अंदर आपको हाइपोकैल्सीमिया नजर आएगा। दूसरे नंबर आपके पास फॉस्फेट ने, पैराथायरॉयड हार्मोन ने फॉस्फेट को बाहर निकाला था, फॉस्फेट नहीं निकलेगा तो क्या नजर आएगा? हाइपरफॉस्फेटीमिया। हाइपरफॉस्फेटीमिया। और जब आपके पास फॉस्फेट ज्यादा हो जाए तो बच्चों, तो ये भी क्या करता है, ये जेआईटी की जो न्यूरॉन्स है ना, वहां पर जाके डिपॉजिट होकर ना पेशेंट के अंदर कॉन्स्टिपेशन वगैरह इस तरह की ये सिम्टम्स आपके पास काज करवाता है। ठीक है, तो हमारे पास अभी तक हमने क्या क्या सिम्टम्स देखनी है? हाइपरकलीमिया आपने देख लिया बच्चों, उसके बाद आपने देख लिया हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरफॉस्फेटीमिया आपने इस पेशेंट के अंदर देख लिया। ठीक है, इसके अलावा बच्चों अब आते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके पास क्या है? यूरीमिया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास है ये यूरीमिया, जो बड़ा खतरनाक वेस्ट प्रोडक्ट है, जो आपके लीवर से जिसकी फॉर्मेशन होती है मेटाबॉलिज्म के जरिए। अब जब आपके पास किडनी फेलियर है, क्रॉनिक किडनी फेलियर है, तो क्या आप यूरीमिया को बॉडी से बाहर निकाल पाओगे? नहीं सर। तो यूरीमिया की आपके पास क्या हो जाएगी? सर्कुलेशन के अंदर यूरीमिया की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी। जब यूरीमिया की सर्कुलेशन में अमाउंट ज्यादा होगी तो ये बड़ी सिम्टम्स का असर होता है आपका यूरीमिया। इससे रिलेटेड 2 से 3 सिंड्रोम है। एक इसमें इससे रिलेटेड सिंड्रोम है यार, उसको कहते हैं यूरीमिया एसोसिएटेड प्लेटलेट डिसफंक्शन। ठीक है, मतलब यूरीमिया ज्यादा होने की वजह से ना जो आपकी प्लेटलेट्स है ना, प्लेटलेट्स आपकी डिफेक्टेड हो जाती हैं। जब प्लेटलेट डिफेक्टेड होती हैं तो वो प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन, वो क्लॉट्स नहीं बनते आपके पास। इस वजह से यूरीमिया ज्यादा होने की वजह से ना आपको पेशेंट्स के अंदर ब्लीडिंग नजर आती है। तो आपने अक्सर देखा होगा जो पेशेंट आपके पास सीकेडी वाले पेशेंट है ना, उनमें आपको ब्लीडिंग नजर आती है। वो ब्लीडिंग क्यों नजर आती है? क्योंकि यूरीमिया है उस पेशेंट को, यूरीमिया की वजह से प्लेटलेट्स डिफेक्ट है। जब प्लेटलेट्स का डिफेक्ट होगा तो हमारे पास प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन की वजह से क्लॉट नहीं बनेगा। जब क्लॉट नहीं बनेगा तो आपको पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग नजर आएगी। ठीक है, तो ये आपने सिम्टम नंबर 6 याद रखनी। इसके अलावा यूरीमिया आपके पास हार्ट में डिपॉजिट होता है, पेरिकार्डाइटिस करवाता है, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी करवाता है, आपकी न्यूरॉन्स में इफेक्ट होता है, सीजर, मतलब मल्टीपल सिम्टम आपके पास नजर आती है यूरीमिया की वजह से। इसलिए जब हम पेशेंट को डायलिसिस के ऊपर डालते हैं ना, तो उसका जो यूरीमिया को सबसे पहले हमको बॉडी की सर्कुलेशन से निकालते हैं। ठीक है, आगे आते हैं सर, ब्लीडिंग आपको इस पेशेंट के अंदर नजर आ सकती है, नंबर 6। नंबर 7 बच्चों आपने याद रखना है, क्योंकि आपको पता है जो एरिथ्रोपोइटिन है, एरिथ्रो बच्चों एरिथ्रोपोइटिन की सक्रीशन कहाँ से होती है? सर एरिथ्रोपोइटिन की सक्रीशन हमारे पास है जो पीसीटी के साथ है ना, वहां से होती है। तो जब आपके पास किडनी फेलियर हो जाएगा तो क्या पेशेंट के अंदर एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होगा? नहीं सर। तो जब एरिथ्रोपोइटिन रिलीज नहीं होगा तो पेशेंट के अंदर रेड ब्लड सेल्स की कमी होगी। जब रेड ब्लड सेल्स की कमी होगी तो आपको इस पेशेंट के अंदर नजर आएगा नंबर 7 के ऊपर क्या? अनीमिया ऑफ सीकेडी। बड़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम है अनीमिया ऑफ सीकेडी। इसलिए हम इस पेशेंट को क्या करते होते हैं? एरिथ्रोपोइटिन एक्सोजीनियसली देते होते हैं। आपने देखा होगा इपोर्टिन के नाम से ये आता है इसका इंजेक्शन ना, तो वो इपोर्टिन पेशेंट्स के अंदर लगाते हैं जो पेशेंट हमारे पास सीकेडी के होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ा हमारे पास चैलेंज है वो हाइपरकलीमिया है, हाइपोकैल्सीमिया है, हाइपरफॉस्फेटीमिया है, यूरीमिया है, प्लेटलेट्स का प्रॉब्लम है, एरिथ्रोपोइटिन का प्रॉब्लम है, और हमारे पास अनीमिया। इस पेशेंट को सिम्टम याद रखिएगा, क्योंकि इनकी बेस के ऊपर ही हमने इस पेशेंट को क्या करना है? ट्रीट करना है। जी कोई क्वेश्चन है? शहबाज भाई, जी जी। ये मैंने देखा था कि एक एमसीक्यूज प्रैक्टिस में कर रहा था, तो उसमें लिखा था कि पीटीएच जो नॉर्मली है ना वो तो कैल्शियम को इंक्रीज करता है, लेकिन सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म की वजह से जो है ना सीकेडी में कैल्शियम जो है ना वो पीटीएच मतलब पीटीएच की वजह से वो डिक्रीज हो जाती है। आपका कह रहे हैं कि देखो वो डिक्रीज नहीं होता है, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म होती है सीकेडी की वजह से। ये हमने पढ़ा भी हुआ है, सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, क्योंकि जी जी। कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होती है किडनी से। जब किडनी काम नहीं सही करती तो आपके पास कैल्शियम की कमी हो जाती है। जब कैल्शियम की कमी होती है तो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होता है। जब पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होता है वो फिर किडनी के पास आता है, किडनी से फिर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होती। तो इसकी वजह से पेशेंट को पता क्या हो रही होती है? रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी होती है। रीनल जी ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी के पैराथायरॉयड हार्मोन बोन से कैल्शियम निकाल रहा होता है,
लेकिन उसकी किडनी से एब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो बॉन्ड वीक हो जाती है और कैल्शियम जो है वो यूरिन में चला जाता है। इसलिए पेशेंट के अंदर आपको एक तो बॉन्ड वीकनेस नजर आ रही होती है, दूसरे आपको किडनी स्टोन्स नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, हाँ यही मतलब उधर एक्सप्लेनेशन में यही लिखा था ना कि जी जी। मतलब में जो है ना पीटीएच की वजह से कैल्शियम जो है ना वो डिक्रीज होता है इंस्पाइट, मतलब कि मतलब नॉर्मली तो वो पीटीएच जो है ना वो इंक्रीज करता है कैल्शियम को, लेकिन जो वो ऑप्शन लगाया था तो फिर वो गलत है। जब एक्सप्लेनेशन देखा तो मतलब ये सब कुछ लिखा हुआ था उधर। डॉक्टर साहब बेसिक के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, सेकेंडरी हाइपर, टर्शियरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म सब पढ़ा हुआ है। अभी मैं थोड़ा सा उसको ऊपर ऊपर से जा रहा हूँ, मैंने इनको सारा बताया हुआ है, पैराथायरॉयड कैसे एक्ट करता है, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी कैसे होती है, किडनी स्टोन का रिस्क क्यों होगा, क्योंकि किडनी फेल है। पीटीएच जितना मर्जी इंक्रीज करो, कैल्शियम की तो अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, तो इसलिए तो कैल्शियम हमारे पास डिक्रीज ही रहता है। ठीक है, अब आगे आते हैं कि सर इन पेशेंट को हमने डायग्नोज कैसे करना होता है। तो बच्चों डायग्नोज के लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस आपने उसी को देखना है। सबसे पहले क्या इस पेशेंट के अंदर आपको एजोटीमिया नजर आता है। एजोटीमिया आपने देखो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आपने क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट्स को चेक करना है, जो हम पेशेंट के करते हैं ना पल्मोनी फंक्शन, ये आरएफटी रीनल फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, तो उनके अंदर हम ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह को ही चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, जीएफआर को चेक कर रहे होते हैं पेशेंट के अंदर, जीएफआर एक आपको डिक्रीज नजर आएगा। सबसे पहले हम इसके देख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। बच्चों इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन और जो आपका क्रेटिनिन है, क्योंकि आपका किडनी फेलियर है तो क्रेटिनिन और जो हमारे पास ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन है, ये बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, इनकी अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी, जिस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एजोटीमिया। इसके अलावा इस पेशेंट के अंदर आपको डायग्नोस के अंदर क्या नजर आएगा, हाइपरकलीमिया, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया, हाइपरकलीमिया आपको नजर आएगा। इसके अलावा डायग्नोज में आप देखते तो आपको कैल्शियम कम नजर आता है, हाइपोकैल्सीमिया। इसके अलावा आप इसकी पीएच देखते हो तो पीएच आपको डिक्रीज नजर आती है, जैसा कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस आपको इस पेशेंट के अंदर नजर आती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, जब आप इसका जीएफआर टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रीनल फंक्शन टेस्ट, और रीनल फंक्शन टेस्ट के अंदर बच्चों जब आप इसका आरएफटी चेक हो, सॉरी जीएफआर चेक करते तो जाहिर बात है इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम इसका जीएफआर है। तो रीनल फंक्शन टेस्ट के ऊपर, रीनल फंक्शन टेस्ट के ऊपर जब आप इस पेशेंट का क्या करोगे हो, जीएफआर वगैरह को चेक करोगे बच्चों, तो जीएफआर हमें पता है क्या होगा पेशेंट का, जीएफआर 60 से कम होगा, और कितनी देर के लिए कम होना चाहिए, वो पिछले मोर देन 3 मंथ से कम होगा। ठीक है, ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। मेन चीज है बच्चों, आपने इलेक्ट्रोलाइट्स को देखना है, इसके अलावा आपने इस पेशेंट के किसको देखना है, कैल्शियम और फॉस्फेट को देख लेना है। दूसरी जो बात मैंने आपको बताई थी वो क्या थी, पेशेंट के अंदर आपको अनीमिया नजर आएगा, वही है रेड ब्लड सेल्स की कमी है, इसकी हीमोग्लोबिन आपको डिक्रीज नजर आएगी, जो इस पेशेंट की एचबी है वो आपको लो मिलेगी। ठीक है, तो अनीमिया आपको इस पेशेंट के अंदर नजर आएगा। इसके अलावा आपको इस पेशेंट के अंदर जो प्लेटलेट्स है उसकी डेफिशिएंसी नजर आएगी, जो यूरीमिया है वो प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन करवाता है, तो प्लेटलेट्स की भी आपको इस पेशेंट के अंदर कमी नजर आएगी। ठीक है, तो ये सारी बातें आपने याद रखना है। चौथे नंबर आप इसका मतलब बॉन्ड्स की एक्सरे वगैरह कराओगे ना तो आपको बॉन्ड्स वीकनेस नजर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बॉन्ड फ्रैक्चर्स आपको क्लिनिकली नजर आएगा, और जब आप एक्सरे कराओगे तो वहां पर आपको जो उसकी डेंसिटी है बोन्स की वो आपको डेंसिटी कम नजर आएगी, क्योंकि और चौथे नंबर आपने अगर लिखना है तो किडनी स्टोन्स भी हैं, कि आपको इस पेशेंट के अंदर किडनी स्टोन्स भी नजर आते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप क्या करते हो, इस पेशेंट के अंदर हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरफॉस्फेटिमिया भी हमने देखा था ना, तो इन सब की बेस के ऊपर आपको इस पेशेंट के अंदर क्या नजर आता है, मतलब ये सारी चीजें आपने देखनी है। इसके अलावा ये पेशेंट हाइपरटेंसिव भी होता है, बॉडी के अंदर एडीमा वगैरह होता है, उसका रीजन ये है कि किडनी फेल सही काम नहीं करी, वो आपके पास बॉडी फ्लूइड्स को बाहर नहीं निकाल रही, जब बॉडी फ्लूइड्स को बाहर नहीं निकालेगी तो हाइपरटेंशन हो रहा है, आपको एडीमा जैसी सिम्टम इस पेशेंट में नजर आएंगे। ठीक है, आगे आते हैं कि सर इस पेशेंट को ट्रीट कैसे करना है। बच्चों ट्रीटमेंट आप इसका कोई नहीं करते, आप इसका करते हो सबसे पहले स्पोर्टिव ट्रीटमेंट, आपने इसको स्पोर्ट ही करना है, स्पोर्टिव मैनेजमेंट इस पेशेंट के अंदर की जाती है। अब स्पोर्टिव मैनेजमेंट के अंदर आपने याद रखना है जो चीज कम है वो दे देनी है, जो चीज हमारे पास ज्यादा है वो आपने यहाँ पर निकाल देनी। ठीक है, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि इसका जो मेन काज है सीकेडी, जिसकी वजह सीकेडी आपके पास वर्स होती है, वो हाइपरटेंशन और क्या है, डायबिटीज मेलाइटिस है। तो आपने इस पेशेंट को क्या करना है, हाइपरटेंशन को और डायबिटीज मेलाइटिस को आपने कंट्रोल करना है, कंट्रोल ओके। ठीक है, तो इन दोनों को आपने क्या करना है, कंट्रोल करना है, क्योंकि ये आपकी सीकेडी को वर्स करेंगी। हाइपरटेंशन मैंने आपको बताया कि अगर पेशेंट हमारे पास डायबिटीज मेलाइटिस है, अगर उसको हाइपरटेंशन है तो कौन सी सेफ ड्रग्स होती हैं, एसी इनहिबिटर्स। तो हम इस पेशेंट को एसी इनहिबिटर्स या इस पेशेंट को हम अर्ब्स के ऊपर डालेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो जो हमारे पास कंडीशन को वर्स करें, हमने उस कंडीशन को ठीक कर लिया। आगे बच्चों देखना अब आपने
क्या क्या प्रॉब्लम है पेशेंट को। अगर हाइपरकैलेमिया है तो आप क्या करोगे, उसकी पोटाशियम को बॉडी से निकालोगे, जैसे कि हमने क्या कैसे किया था उस दिन, हमने पोटाशियम चिलेटिंग एजेंट्स दिए थे। लेकिन यहाँ पे पता क्या करते हैं, आईवी फ्लूइड्स वगैरह दिए जाते हैं। आईवी फ्लूइड्स देके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करते होते हैं। अब पेशेंट को अनीमिया है तो आप क्या करोगे, एरिथ्रोपोइटिन बाहर से देगा। एरिथ्रोपोइटिन आपने एक्सोजीनस नहीं देनी। कैल्शियम की कमी है तो आपने कैल्शियम के सप्लीमेंट्स देने, ठीक है, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स हैं। बाइकार्बोनेट्स की कमी है तो आपने क्या करना है, उस पेशेंट को बाइट से बाइकार्बोनेट्स देने, ठीक है, यहाँ पर हम उस बाइकार्बोनेट्स देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर फॉस्फेट ज्यादा है तो आप क्या करोगे, फॉस्फेट को बॉडी से निकालोगे, जिसके लिए हम क्या करते हैं, फॉस्फेट के जो चिलेटिंग एजेंट्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक मैं आपको लिखवा देता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट जो है, आई थिंक यही ज्यादातर यूज करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ये फॉस्फेट चिलेटिंग एजेंट है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरह हम आप क्या करेंगे, फॉस्फेट को कम करवा के जो उसको जीआईटी की सिम्टम्स आ रही हैं वो सिम्टम इस पेशेंट के अंदर क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो हमने इसका क्या करना है, अंडरलाइन काज को ठीक करना है। जो इसका ट्रीटमेंट होगा बच्चों, ट्रीटमेंट इसका क्या होता है एक्यूट किडनी सीकेडी वाले पेशेंट का बच्चों, वो एक तो डायलिसिस है, डायलिसिस करवा के आप इसको मतलब कि प्रॉपरली सारा इसका कर सकते हो, ठीक ठीक है, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को आप बैलेंस कर सकते हो। चौथे नंबर, और जो डायलिसिस के ना, अगर मैं सर्जरी के अंदर आपको पढ़ाऊंगा, डायलिसिस के अंदर आपने कब कब करवाना है, मतलब जीएफआर कितना कम हो जाना चाहिए, 15 से कम हो जाना चाहिए। इसके अलावा कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स को आपने देखना है डायलिसिस के लिए, इंडिकेशन के लिए, ठीक है जी जी। सही, फिर तो आप ऐसे होता है कि एक दफा डायलिसिस करा के पेशेंट वापस मेडिसिन पे आ सकता है? नहीं मैडम, जो पेशेंट डायलिसिस के ऊपर डाला जाता है ना, उस पेशेंट को फिर हाँ उसमें ये देख लेते हैं कि डायलिसिस किस वजह से कर रहे हैं। कुछ जो लोग होते हैं ना उनके अंदर ये होता है, जो मेडिसिन होती है ना वो रिफ्रैक्टरी हो जाती है, मतलब वो मेडिसिन काम नहीं कर रही होती। तो एक दफा आप उसकी बॉडी को बैलेंस करके ना, मतलब सारे उसके इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करके, क्योंकि उसमें किडनी का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, उसमें ये है कि जो मेडिसिन है वो रिफ्रैक्टरी है, वो मेडिसिन इफेक्ट नहीं कर रही। तो उसके आप सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को जब बैलेंस करते हो ना, तो उसके बाद मेडिसिन का इफेक्ट आना शुरू होता है। लेट्स सपोज अगर एक पेशेंट को यूरीमिया है, तो यूरीमिया की वजह से आपने उसको मेडिसिन दी है उस पेशेंट की, ठीक है, सिम्टम को ठीक करने के लिए। अब यूरीमिया की वजह से मेडिसिन आपकी इफेक्ट नहीं करेगी, तो फिर मैं क्या करूंगा, उसका डायलिसिस करके उसके इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करके वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से निकाल के फिर जो मेडिसिन दूंगा। अगर वो मेडिसिन उसकी किडनी के ऊपर मतलब सपोर्टिव है, सपोर्ट कर रही है, ठीक काम कर रही है, तो उस पेशेंट के लिए आपको डायलिसिस की जरूरत नहीं होगी। लेकिन एक पेशेंट है जिसके अंदर जीएफआर 15-20 से कम है और वो कंटिन्यूसली कम है उस पेशेंट के अंदर, ठीक है, तो उसका फिर आपको बार बार हफ्ते के अंदर 2 दफा या हफ्ते के अंदर 1 दफा, मंथ के अंदर 3 दफा या 4 दफा, डिफरेंट पेशेंट्स के अंदर डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, उनको आपने डायलिसिस करवाना होता है। और अगर डायलिसिस से काम ना कर चल रहा हो तो आपने उसकी रीनल ट्रांसप्लांटेशन करवाते, ठीक है बच्चों। तो दैट्स ऑल अबाउट द सीकेडी टॉपिक। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स आस्क्ड इन ऑलमोस्ट इन एवरी एग्जाम। तो आपने इसको अच्छे से करना है। देखो इजी है, सिर्फ कंसेप्चुअल है, बच्चे इसके रट्टा लगाना बैठ जाते हैं। बच्चों आप इसका रट्टा कभी भी नहीं लगा सकते इस तरह के टॉपिक का, आपको हमेशा भूलेगा। आपने क्या करना है, नॉर्मल फंक्शनिंग पढ़नी है। मैं इसलिए आपको कहता हूँ बच्चों बेसिक पढ़ोगे तो इंशाल्लाह आपको ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, सर, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है जी जी। ये जो किडनी इंजरीज होती हैं, ये इनके अब्रप्टली सिम्टम शो होते हैं या फिर मतलब आहिस्ता आहिस्ता?